आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लास और यूट्यूब में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट गैर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आज आपकी तारीख है 12 जून। म्यूट करो बेटा, किसका है ये? म्यूट कर लिया करिए। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग आज यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सेक्शन ए में हम लोग सेक्शन ए ही चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने काफी इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया था। मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सैलवी को आवाज आ रही है? सैलवी ने एक बार भी कुछ बोला नहीं अभी तक। हेलो, आ रही? ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट कॉर्प के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोस्ट कॉर्प के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पोस्ट कॉर्प के बारे में। ठीक, पोस्ट कॉर्प के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट कॉर्प को किसने दिया था? तो पोस्ट कॉर्प को लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है, लूथर गुलिक ने दिया था। और कब दिया था? 1937 में लूथर गुलिक ने इसको दिया था। 1937। ओके, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले ये जो प्लान है ये एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? ये आपका प्लानिंग है। आपकी क्या होता है जी? प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग बताया इन्होंने। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग बताया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग है आपकी। स्टाफिंग है। स्टाफिंग के बाद आपका डायरेक्टिंग है आपकी यहाँ पे। डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के बाद फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग आता है। क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग आता है। कोऑर्डिनेटिंग का आपका आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बाद फिर आपका आता है बजटिंग। ठीक, बजटिंग आता है। सर एस से क्या है? शिफ्टिंग। किसका? एस का स्टाफिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो हिंदी में क्या आपका आएगा? सबसे पहले हिंदी में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आएगा योजना। क्या आएगी? योजना। सबसे पहले योजना को बनाएंगे हम। योजना की बात फिर ये कहते हैं, फिर आयोजन करेंगे हम। ठीक, आयोजन आता है। आयोजन का स्टाफिंग का जो स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफिंग उसको करते हैं कि उनको काम का बंटवारा हम कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है डायरेक्टिंग का मतलब संचालक या संचालन करने वाला। क्या बोलते हैं? संचालक। ठीक, संचालक बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आता है। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय। क्या होता है? समन्वय होता है आपका। ठीक, समन्वय होता है। समन्वय के बाद फिर आपको क्या आता है? रिपोर्टिंग आती है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट देना। ठीक, रिपोर्टिंग का फिर आपका आता है बजटिंग। बजट के बारे में आता है आपका। ठीक, बजट आता है। तो ये है आपके स्टेप होता है जो कि पोस्ट कॉर्प है, ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। क्लियर है यहाँ पर कि लूथर गुलिक ने इसको जो है दिया था। अब इसको दिया क्यों था? क्योंकि इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत अपना पोस्ट कॉर्प का नियम या पोस्ट कॉर्प दिया था, जिसमें बताया था कि कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम का विभिन्न तथ्यों के आधार पर इन्होंने समन्वय करने के लिए योजनाएं बनाई, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी। ये सब पूरा मिलाकर इन्होंने कहा कि जब कभी किसी प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन का कोई
ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए इन सब स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अब इन सब स्टेपों को जब वो फॉलो करेंगे तो यहाँ बताते हैं आयोजन का मतलब समझते हैं कि सबसे पहले योजना, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि योजना को बनाना है। योजना को बनाना कैसे, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के अकॉर्डिंग हम योजना बनाएंगे। सबसे पहले योजना बनाने का हम उसका आयोजन करेंगे। आयोजन करने के लिए उन्होंने कहा कि स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। जब स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो स्टाफ को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो स्टाफ को चलाने वाले की जरूरत पड़ी। जब चलाने वाले को चाहिए तो भाई उनके ऊपर भी तो कोई एक ना एक तो चाहिए। भाई कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, सभी जगह फैला देता है। अब उसके नीचे छोटे छोटे काम करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है। फिर कोऑर्डिनेटर का फिर आता है कोई रिपोर्टिंग। अब इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ली जाती है कि भाई रिपोर्ट में ये पता चलता है कि ऊपर जितने प्रक्रियाएं चलाई गई हैं, पहले योजना, फिर आयोजन, फिर स्टाफ, फिर संचालन, फिर समन्वय, इन सबको किया है। इन सब का जब एक रिपोर्ट तैयार होता है तो देखते कि खर्चा कितना आया, तो खर्चे को यहाँ पर देखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? जी सर। सर ये किसके अंतर्गत आता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। एडमिनिस्ट्रेशन की फुलफिल करने के लिए इन्होंने बताया है पोस्टकॉर्न के सिद्धांत को। ठीक है सर, किसी भी प्लानिंग को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है? प्लानिंग को किसी भी इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से चलाने के लिए जब हम कभी कोई काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में लूथर बुलिक ने सबसे पहले ये आपको सिद्धांत दिया था, पोस्टकॉर्न का सिद्धांत। ठीक है, वहीं पर आपको हेनरी फेयोल के सिद्धांत है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन हेनरी फेयोल का सिद्धांत भी आता है। क्या आता है? हेनरी फेयोल। ठीक, हेनरी फेयोल का सिद्धांत क्या होता है? ये इनका पोकैक है ना, पोकैक है इनका। क्या है? POCO, पोकैक। ये है इनका सिद्धांत, ये हेनरी फेयोल का। बस सबका मतलब वही होता है। यहाँ पर सबसे पहले पी का कल बताया था आपने, प्लानिंग हो गया। यहाँ पर प्लान ऑर्गेनाइज कल बताया था। ये क्या चीज सर बताया थे? मनुष्य हेनरी फेयोल के तो 14 सिद्धांत थे ना। हेनरी फेयोल के 14 वो क्या थे जो वो अलग थे, लेकिन यहाँ पोकैको सिद्धांत भी इन्होंने इसमें प्रशासन में बताया है। पोकैक जो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक हाँ। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग आएगा आपका। ऑर्गेनाइज। फिर सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कमांड। हाँ बिल्कुल सही है, कमांड आएगा। और ये इसका कोऑर्डिनेटिंग। हाँ, फिर कंट्रोल आ जाएगा, फिर आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हेनरी फेयोल का है। ठीक है, वहीं पर इस आपका पोल भी एक लिख कर आता है कि पोल किसका सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत आता है POLE। पोल किसका है बताओ जरा? पोल किसका है? सबसे पहले पोल में क्या होती है? प्लानिंग होता है। सबसे पहले लिख लो, प्लानिंग होता है। ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब एल का मतलब क्या हो गया? लीडिंग होता है। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब इवैल्यूएटिंग। ठीक, ये आपके एग्जाम में आता है। आपको जैसे जो डिस्क्रिप्टिव मोड में जिनका पेपर होता है वो लोग इसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं। प्लान का मतलब क्या होता है कि जब कभी एक संस्था का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने में हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कमांड करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सब जो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये स्टीफन का है, स्टीफन रॉबिन्सन के अनुसार। ठीक है, स्टीफन रॉबिन्सन के अनुसार। स्टीफन रॉबिन्सन के अनुसार इन्होंने ये पोल दिया था। ठीक है, पोल दिया था आपका। क्लियर है? बताओ।
यस सर। हाँ, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा आप क्या आता है आपका, सर चलो सीपीएम। इसके बाद आप एक चीज और पढ़ोगे अभी, इसको इतना हो गया, इसको साफ कर दें। जी सर। हाँ सर, हो गया। जस्ट सेकंड। चलो अब इसके बाद आता है आपका पार्ट आता है, पार्ट और सीपीएम आता है। तो सीपीएम का निर्माण, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया होगा सीपीएम क्या होता है, पार्ट हाँ क्या सर। होता है। क्रिटिकल पाथ। हाँ, सबसे पहले सीपीएम की बात करते हैं, सी पी और एम की बात करते हैं। सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम को सबसे पहले बात होती है कि सीपीएम को दिया किसने था, तो 1950 ईस्वी में जो है ड्यूपॉन्ट ने दिया है। किसने दिया, ड्यूपॉन्ट ने, नाम लिखिएगा ड्यूपॉन्ट ने, ठीक है। ड्यूपॉन्ट ने इसको दिया था। इसको दिया क्या था, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी जरा बताना, पता है किसी को तो बताओ। सबसे पहले सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है, क्रिटिकल, क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, ये होता है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड होता है इसका मतलब, ठीक है। सबसे पहले ये होता है आपका, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब होता है इसका प्रयोग जो है नियोजन प्रक्रिया, मतलब कहता है कि द क्रिटिकल पाथ मेथड इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। क्या ये है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक। क्या बोलते हैं, परियोजना प्रबंधन तकनीक, क्या बोलते हैं, परियोजना प्रबंधन तकनीक है ये, ठीक है। क्या है ये, परियोजना प्रबंधन तकनीक है। तो कैसी तकनीक है, स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण। क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो हम वर्क करते हैं, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वर्क होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप समझ गए कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि मुख्य रूप से, ठीक, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। ये कहता है कि जो लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण कार्यों को परिभाषित करता है। कहता है कि यहाँ पर ये टेक्निक है, इस टेक्निक का काम क्या है, इस टेक्निक का काम है कि यहाँ पर प्रोसेस प्लानिंग दैट डिफाइन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क। मतलब कि ये टेक्निक जो होती है ये क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को डिफाइन करता है। क्या करता है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को डिफाइन करता है। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये करता क्या है, इनका काम क्या है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना, प्रबंधन करना। अब यहाँ पर ये कोई भी पर्पस बनता है तो उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ये दो चीजों के बारे में बताता है कि क्रिटिकल रूप में मतलब बहुत आवश्यक कौन है, कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस करके ये बता देता है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है या इसका निर्माण जो है या इसका विकास जो है
सन 1950 के दशक में ड्यू पॉइंट ने इसका निर्माण किया था और इसका प्रयोग सबसे पहली बार मिसाइल रक्षा निर्माण परियोजना में किया गया। इस लाइन को लिख लीजिएगा, इसका सबसे पहले प्रयोग, इसका सबसे पहले प्रयोग मिसाइल रक्षा निर्माण में किया गया। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ यहां तक कितना पॉइंट क्लियर है? लिख लिया सब लोगों ने? चले अब आगे की ओर। ठीक है, चलो जब इतना आपको क्लियर हो गया कि इतने पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए, अब बात आता है इसमें और आगे क्या कहता है। कहता है कि इसमें जो है और क्या कहते हैं, अब इसमें जब इतनी चीजें कर रहे हैं तो इसमें अब कहता है कि सीपीएम जो होता है, कहता है सीपीएम इज यूज्ड टू असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन शेड्यूलिंग द एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या कहता है, कहता है कि सीपीएम का उपयोग प्रोजेक्ट मैनेजर को गतिविधियों को शेड्यूल करने में सहायता करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक गतिविधि कब होनी चाहिए। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को लिखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है, हो जाता है। लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई भी, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी एक्टिविटी हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको पूरा टाइम दिया जाए। ठीक, उसको पूरा टाइम दिया जाए। किस चीज के लिए? उस चीज को समझने के लिए। किस चीज के लिए दिया जाए? अब देखो क्या, किस चीज के लिए दिया जा रहा है? कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शेड्यूल एक्टिविटीज को समझने के लिए, मतलब कह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई भी एक्टिविटीज करनी हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या हो, शेड्यूल का पता हो, क्या हो, शेड्यूल एक्टिविटीज पता हो, शेड्यूल एक्टिविटीज। अब आपको समझ आ रहा होगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई भी एक्टिविटी हो उसका पूरा का पूरा उसको पता होना चाहिए। जब इसको पता होगा तो ये अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से शेड्यूल के बारे में पूछेगा। जब शेड्यूल के बारे में पूछेगा तो शेड्यूल की एक्टिविटी पूरी की पूरी इसके हाथ में ही रहेगी। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये इससे कहेगा, फिर ये इसकी पूरी की पूरी जानकारी होगी। तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है, ना कि जंप करके वर्क होता है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है? यहाँ पर पॉइंट बताओ सर। इसको सबसे पहले यूज किसने किया था? इसको सबसे पहले यूज जो है डी पॉट ने किया था। ठीक है, डी पॉट ने मिसाइल रक्षा निर्माण के लिए इसका किया था उसमें। ठीक है, अगर इसमें क्लियर है, तब इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। और बताइए इसमें फिर हम। जी सर। हाँ, कुल मिला के इसमें इसको एक वर्ड और आता है, इसमें एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? अब एनालिसिस क्या करेंगे? अब देखो जब इतनी चीजें समझ गए, एनालिसिस करना है तो जाहिर सी बात है इसमें नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। किसका करते हैं एनालिसिस? नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क का हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मिसाइल रक्षा निर्माण की जब हम बात करेंगे तो मिसाइल को हम लोग को बचाना है। क्या करना है? बचाने का काम करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको?
सभी को क्लियर है यहाँ पर? हाँ सर। जी सर। कोई ठीक है। अब देखिए इनके स्टेप्स भी बताए जाते हैं। इनके स्टेप्स अगर आ जाए तो स्टेप कैसे करोगे, स्टेप्स को चलो यहाँ पर इसको साफ कर, स्टेप्स लिख। चलो अच्छा स्टेप उसके बगल में करते हैं ना, यहाँ पर कर लेते हैं स्टेप्स। स्टेप्स यहाँ पर करते हैं। चलो अब आता है बात कि इनके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक, स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप में देखो कहता है कि गतिविधियों, अवधि और निर्भरताओं को निर्दिष्ट करना। सबसे पहले क्या कहता है, स्पेसिफाई द एक्टिविटीज ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसीज को। मतलब कहता है सबसे पहले पढ़ लिखेंगे स्पेसिफाई, लिखिए स्पेसिफाई, ठीक है, लिखिए स्पेसिफाई द एक्टिविटीज, ठीक है, स्पेसिफाई द एक्टिविटीज ड्यूरेशन, ठीक है, स्पेसिफाई द एक्टिविटीज ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी। अगर हिंदी में क्या बोलेंगे गतिविधियों, अवधि और निर्भरताओं को निर्दिष्ट करने के लिए। गतिविधियों, अवधि और निर्भरताओं को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पर क्या आता है, देखो 2 पर कहता है, पहला पॉइंट लिख दिया सब लोगों ने। नंबर 2 पे कहता है परफॉर्म द फॉरवर्ड पास टू आइडेंटिफाई ऑल अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम फॉर द नेटवर्क। मतलब कहता है कि नेटवर्क के लिए सभी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिशिंग टाइम की पहचान करने के लिए फॉरवर्ड पास कर। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं एक फॉर्मूला बनता है जो एग्जाम में आ सकता है, कहते हैं अर्ली, ठीक है, क्या है अर्ली फिनिश, मतलब जल्दी खत्म करने के लिए। अर्ली फिनिश, अगर किसी काम को खत्म करना है, अर्ली फिनिश करने के लिए इन्होंने बताया क्या, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, मतलब जल्दी स्टार्ट करो, कहते हैं अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दो, प्लस यहाँ लगा फिर ड्यूरेशन लिख दो। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे, जल्दी अगर किसी काम को खत्म करना है तो जल्दी काम को स्टार्ट करिए और अवधि का क्या है, समय भी आप कम लगाइए, तब यहाँ पर ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। वहीं पर अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही, इन्होंने तीसरा नियम भी बताया, मतलब तीसरा स्टेप क्या बताया, तीसरे स्टेप में बताया है कि लेट, अगर आप किसी काम को लेट स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, लेट स्टार्ट करोगे, तो लेट स्टार्ट करने पर फिनिश क्या होगा, फिनिश कम हो, लेट होगा, क्या होगा, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। अगर आपको कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को बहुत जल्दी खत्म करता है तो उसमें जो है कैसे आप उसको बताओगे, तो आप कहेंगे वह जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करने में जितना समय लेगा दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी अर्ली फिनिशिंग के रूप में आएगा। वही लेट स्टार्ट की अगर हम बात करेंगे तो लेट स्टार्ट में आएगा क्या, लेट फिनिशिंग प्लस ड्यूरेशन आएगा आपका। अगर इसी को फॉर्मूला घुमाकर बना सकते हैं तो इसको देखो, सीधा फॉर्मूला ये है आपका, लेट फिनिश इज इक्वल टू
लेट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, ठीक, प्लस ड्यूरेशन ये बनता है आपका। क्लियर है ये पॉइंट? नहीं समझ में आया तो बताओ, इधर बता दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, कि हम फिर से बता दें? बताओ। आ गया सर, आ गया सर। बताओ भाई सबको, और सभी को आया? नेहा को आ गया, और सभी को आया हाँ सर क्लियर है? कुल मिला के जैसे जी उन्होंने सर, बोला clear है। पहला पॉइंट, पहले दूसरे पॉइंट में बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला अर्ली फिनिश बोला है, तो बोला है अर्ली स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट, ठीक है, और प्लस ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है। उसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट बनेगा आपका लेट फिनिश का फॉर्मूला जब बनाएंगे तो लेट फिनिश में भी बस अर्ली की जगह लेट हो जाएगा, लेट स्टार्ट और प्लस ड्यूरेशन। यहीं पे फॉर्मूला आपको बन जाता है कि यदि कोई काम को हम लेट स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? लेट स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने पर हमका लेट फिनिश होगा हमारा, और ड्यूरेशन भी जो है ज्यादा लगेगा, ठीक। ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अगर इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहोगे तो लिखेंगे अर्ली स्टार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू अर्ली फिनिश माइनस ड्यूरेशन, ठीक। ये अगर फार्मूला आ जाएगा तो ऐसे फार्मूला आपको याद रखना है कैसे बनना है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है यहाँ पर, और कोई अंतर नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है सबको? बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे? ठीक है। अब बात आती है प्लॉट की बारे में। क्या आती है? कहते हैं कैलकुलेशन द स्लैक टाइम, मतलब सुस्त समय की गणना कैसे करते हैं। एग्जाम में आएगा, ये आपका नंबर 2 था, 3 था, ये नंबर 4। कहते हैं कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन द स्लैक टाइम, ठीक। स्लैक टाइम की गणना कैसे करेंगे, मतलब सुस्त समय की गणना कैसे करेंगे, सुस्त समय की गणना, ठीक। सुस्त समय की गणना के लिए उन्होंने बताया कि प्लॉट करेंगे, प्लॉट के बाद आएगा इसमें लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ठीक है, अर्ली स्टार्ट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं LS माइनस ES, ठीक है। यहाँ पे F इज इक्वल टू प्लॉट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आपका, कि जब कभी हमें पता करना हो कि सुस्त समय या तो जैसे जो है कि कोई भी काम करने में ज्यादा समय लगता है तो उसकी जानकारी हमें कैसे चाहिए, तो उसके लिए बताते हैं कि सबसे पहले हम प्लॉट क्या है, लेट जो स्टार्ट, जो हमने देरी से काम शुरू किया है और कितनी जल्दी उसको खत्म, मतलब जितनी जल्दी खत्म करना था, कि कितने समय, मान लो हमें काम करना था 10 दिन में खत्म, लेकिन हमने 5 दिन में, वो 5 दिन हम ले लोगे, हम 10 या 15 दिन हो गए। तो आप बताओ 15 दिन में हम जो काम कर रहे हैं, जबकि निर्धारित समय कितना था आपका 10 दिन में करने का, तो हम कितने दिन लेट हो गए, कितने समय सुस्त हो गए, 5 दिन हम लेट हो गए। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन दे देगा कि जो है एक मैनेजमेंट के दौरान, एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, कहते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के दौरान एक व्यक्ति को 15 दिनों में कोई काम करना था, लेकिन वह काम जो है 25 दिन में कर पाया। अब बताओ, इसमें कहता है कि उसके सुस्त, कैलकुलेट द स्लैक टाइम बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्लैक टाइम क्या होगा। अब बताओ उसको काम कितने दिन में खत्म करना था, मान लो 15 दिन में खत्म करना था, ठीक है, और उसने काम को खत्म, सॉरी 15 दिन खत्म करा, और वो काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, तो बता रहा है कि बताओ इसमें कितना समय लग गया खत्म करने में, बताओ। 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लिया है
10 दिन उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया ना सर। हाँ, 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप बता सकते हो कि ये आपको फॉर्मूला जो होगा ऐसे बताओ। आपसे कहेगा कि जो अर्ली, उसने 10 दिन में जल्दी काम खत्म करना था लेकिन उसने 25 दिन लगा दिया। देखो 25 दिन माइनस 10 तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आया आपका, 10 का अंतर है। तो ऐसे आप निकाल लोगे। यहाँ पर हो गया सवाल, सही है, समझ में आया? सर बोलिए। हाँ वो 15 होगा, वहाँ पे 15 होगा, हाँ 15 होगा। -15। चलो जी सर। 15 हो गया, आप सही है। जी हाँ। सर। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसे ये सवाल जो है ऐसा ही आता है कि इसका अगर एग्जाम में पूछते हैं तो सीपीएम का फुल फॉर्म पूछते हैं सीपीएम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बताओगे इसको जो है मैनेजमेंट, एक तरीके से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या होता है, आपका टेक्निक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां पे घुमाएगा क्या, एक टेक्निक देगा और एक टूल देगा, दोनों में अंतर है। सीपीएम जो होता है वो टेक्निक है, टूल नहीं है। ठीक, वो तकनीकी है लेकिन वो टूल नहीं है। ठीक, तो ये माइंड में ये बैठाना, क्योंकि एग्जाम में टूल भी लिख कर आएगा, टेक्निक भी लिख कर आएगा, ये सब लिख कर आएगा। अब देखो अगर वो अगर टेक्निक है तो टूल कौन होगा? सर बोलिए। सर यहाँ आपने ईएस में मतलब अर्लियर स्टार्ट में आपने 10 क्यों लिखा है, वहाँ तो 15 होना चाहिए ना। नहीं अच्छा चलो 10 डेज मान लो कि 10 दिन में किसी टारगेट दिया, मान लिया उसको। हाँ वहाँ 15 करते तो यहाँ 10 हो जाते, वो सर ने मान लिया। हाँ। अरे वो लिख दिया, वो डिजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैलकुलेशन वो समझाना चाहिए बस, जो थीम समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक क्या थी, ये एक टेक्निक थी। ठीक है, ये मेथड टेक्निक थी। अब जो हम लोग आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्ट के बारे में। दोनों में अंतर केवल इतना है कि सीपीएम जो होता है वो टेक्निक है और पर्ट जो है वो एक टूल्स है। क्या है वो, एक टूल है आपका। ठीक है, सबसे पहले पर्ट पढ़ेंगे तो पर्ट को पहले ऐसे डिवाइडेशन कर लिया करो, और डिवाइडेशन करने के बाद आपको पता चलेगा ये आपको होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, पी का मतलब प्रोजेक्ट, फिर होता है इवैल्यूएशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब हर दूसरे तीसरे साल आता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, रिव्यू टेक्निक है आपका। इसका फुल फॉर्म ये होता है आपका। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बताओ, हिंदी में बोलते हैं परियोजना मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन, ठीक, क्या बोलते हैं परियोजना मूल्यांकन, और रिव्यू को समीक्षा बोलते हैं, समीक्षा तकनीक। ठीक, अब इसके बारे में तो आप समझिए गए होंगे, इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए ना, ये प्रोजेक्ट भी होता है, कभी कभी इसको प्रोग्राम इवैल्यूएशन बोलते हैं। कहीं कहीं प्रोग्राम देते हैं, कहीं कहीं प्रोजेक्ट दे देते हैं। हाँ, तो दोनों हमको याद रखना है, प्रोग्राम या तो प्रोजेक्ट दोनों कर देगा, तो दोनों को ही हम मानेंगे। प्रोग्राम होगा, कहीं कहीं प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, कहीं प्रोजेक्ट भी मिलता है हम लोग को, दो जगह दो तरीके से नाम मिलता है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या था, उसमें आपको पार्ट सीपीएम में क्या क्या हमने बताया था कि वहां पर स्टेप बाय स्टेप टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहता है, ये कहते हैं कि पर्ट का प्रयोग जो है, पर्ट एक तरीके से प्रोग्राम होता है कि प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। कहता है कि ये प्रोग्राम एक मैनेजमेंट टूल है, इसका उपयोग जो है
प्रोजेक्ट के अंदर कार्यों को शेड्यूल करने, व्यवस्थित करने और समन्वय करने के लिए प्रयोग किया था। किस किस चीज के लिए किया था? सबसे पहले किसके लिए करते हैं? कहते हैं कि इसमें कहता है कि प्रोग्राम इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज्ड शेड्यूल, ठीक है, कहते हैं प्रोग्राम के भीतर कार्यों को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है, शेड्यूल ऑर्गेनाइज, ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल के लिए, शेड्यूल करने के लिए होता है, फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए। तो बता देंगे आप, बस स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ ना। चलो सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि 1950 के दशक में इसका जो है प्रयोग किया गया था पनडुब्बी मिसाइल कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए। किसके लिए? पनडुब्बी कार्यक्रम, लिखेंगे पन, जिसको पनडुब्बी को क्या बोलते हैं हम लोग? सबमरीन। ठीक, सबमरीन सुना नहीं? सबमरीन मिसाइल जो पानी के अंदर चलती ना, सबमरीन मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। सबमरीन मिसाइल के लिए जो है इसको जो है सबसे पहले पर्ट का प्रयोग किया गया था। अब बात याद ये रखिए कि दोनों का प्रयोग, सीपीएम का भी प्रयोग जो है मिसाइल के लिए किया गया था और इसका भी प्रयोग जो है पनडुब्बी मिसाइल के लिए किया गया था। कुल मिलाकर ये एक जो है टेक्निक है, एक ये मेथोडोलॉजी है जो कि अमेरिकी नौसेना जो है पोलरिस द्वारा, अमेरिकी नौसेना द्वारा पोलरिस पनडुब्बी, ठीक है, पोलरिस पनडुब्बी के रूप में बताया गया और इसमें इसके प्रबंधन के रूप में इसको बताया कि इसका प्रबंधन का मतलब उसको हम कैसे रखें, ठीक है, उसको मैनेज कैसे करें, इसके रूप में ये बताया गया था। क्लियर है ये पॉइंट? इतना बताओ। फिर दोनों में संबंध भी अभी हम बताएंगे आपको। जी सर, एक क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चले आगे हम। चलो अब दोनों में संबंध देखते हैं। अब देखिए सीपीएम को ही जानते हैं कि पर्ट को ही आगे चलकर पर्ट और सीपीएम में संबंध देखो ही बता देते। पहले इसकी की पॉइंट बताए, इसमें ये की पॉइंट है, लिखेंगे की पॉइंट, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको भी दोनों में समानताएं लग रही थी। दोनों में समानताएं है क्या? इसमें कहता है कौन कौन सा टास्क होता है, लिखते हैं कौन, ठीक है, कौन कौन सा टास्क, ठीक है, क्या लिखेंगे कौन कौन सा टास्क है, जो कौन कौन सा टास्क है, मतलब टास्क के बारे में कौन कौन सा टास्क है और कहते हैं कि और हर टास्क में कितना टाइम लगेगा, और हर टास्क में कितना टाइम लगेगा इसको बताता है। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है? बताओ यहाँ पर दोनों में, दोनों पॉइंट क्लियर है? अगर इंग्लिश में बोलेंगे लिखेंगे आइडेंटिफाई आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ, लिखेंगे इंग्लिश में आइडेंटिफाई, ठीक है, लिखेंगे आइडेंटिफाई द मिनिमम, आइडेंटिफाई द मिनिमम, ठीक, आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम टू, ठीक है, आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक, मतलब कि इसमें ये होता है कि कितने कम समय में आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, इसके बारे में ये हम लोग को बताता है कुल मिला के।
ठीक है, ये एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं यह एक शेड्यूलिंग मेथड है। ठीक है, इसमें की पॉइंट लिखेंगे, यह एक शेड्यूलिंग मेथड है। ठीक, शेड्यूलिंग मेथड है या एक तरीके से। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर एक तरीके से अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सीपीएम। सीपीएम को भी हम यही लिख देते हैं सीपीएम। ठीक, सीपीएम क्या होता है? सीपीएम में हमेशा जो है आपको डिटर्मिनेट निश्चितता मिलती है। क्या मिलती है? निश्चितता। अंतर क्या इतना है कि सीपीएम जो होता है निश्चित होता है, डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट होता है आपका। डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, लिखेंगे डिटर्मिनिस्टिक होता है। जबकि आपका जो पार्ट होता है, पार्ट क्या होता है आपका? पार्ट में प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावना। ठीक, दोनों में बस यही अंतर होता है, एक एप्लीकेबल होता है, एक नॉट एप्लीकेबल होता है। जो प्रोबेबल होगा वो नॉट एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल है। ये आपका नॉट एप्लीकेबल है, जबकि ये आपका एप्लीकेबल है। आपका ये एप्लीकेबल है आपका। क्लियर है? यहाँ पर इतनी चीजें, बस इसमें यही 3 अंतर होते हैं बस। क्लियर हो रहा है? बताओ, क्लियर है इतना? जी सर। हाँ। चलो, तो अब इसके स्टेप्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इनके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टेप की देखते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप में क्या आपका आएगा? सर, कहता है आइडेंटिफाई के स्टेप। क्या चीज? पर्ट के स्टेप हैं। हाँ, पर्ट के है। सीपीएम को तो हो गया, सीपीएम को इस पे लागू किया है। याद रखिए, पर्ट तो पर्ट और सीपीएम में कोई संबंध नहीं। कभी कभी कुछ लोग जो है पर्ट को सीपीएम का, सीपीएम को पर्ट का नाम देते। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर ज्यादा होता नहीं। अंतर केवल इतना होता है कि ये डिटर्मिनेट होता है और ये आपका प्रोबेबल होता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर, इतना ही संबंध इसमें है। जी जी सर। ठीक, अब इसमें इसके स्टेप की बात करते हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स। कहता है कि विशिष्ट गतिविधियों के बारे में ये बताता है। स्पेसिफिक, सबसे पहले में कहता है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बारे में पहले आएगा। स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बारे में पहले बताएगा। ठीक है, विशेष गतिविधियों के बारे में बताएगा। फिर कहता है कि गतिविधियों का उचित क्रम निर्धारित करना। कहता है डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस एक्टिविटीज। कहता है कि प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक, प्रॉपर सीक्वेंस आता है। ठीक, प्रॉपर सीक्वेंस होगा। किसका सीक्वेंस होगा? एक्टिविटीज की। सीक्वेंस किसका होगा? कहते हैं प्रॉपर सीक्वेंस मतलब एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए। किसका होना चाहिए भाई? एक्टिविटीज का क्रम होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरे पॉइंट कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, कहते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम होता है। फिर एक आपका आता है चौथे पॉइंट में आपका कहता है एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। कहता है प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना।
ठीक है, कहता है एस्टीमेट मतलब कह रहे हैं रिक्वायर फॉर ईच एक्टिविटी, लिखेंगे एस्टीमेट, एस्टीमेट, एस्टीमेट है आपका, क्या लिखा है एस्टीमेट, ठीक है, एस्टीमेट द टाइम, द टाइम, estimate the time required for each activity, ठीक है। मतलब क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिख ले कहेंगे प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना, लिख लीजिए प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना होता है, ठीक है। फिर आता है पांचवा पॉइंट जो होता है, पांचवें पॉइंट में कहता है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, महत्वपूर्ण पथ निर्धारित करना, कहता है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, ठीक है, कहता है महत्वपूर्ण पथ निर्धारित करना होता है यहाँ पर इसके बाद, ठीक है। फिर जो अंतिम वाला आता है, अंतिम वाले में कहता है कि अपडेट द PERT चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस, कहता है कि PERT चार्ट को इस रूप में अपडेट करें कि परियोजनाएं प्रक्रियाएं उसमें चलती रहे। तो यहाँ पर छठवें पे क्या आता है अपडेट द PERT चार्ट, ठीक, अपडेट द PERT चार्ट होता है आपका। तो ये आपके होगा अपडेट द PERT चार्ट, सबसे लास्ट में आपका आएगा। क्लियर है इतने पॉइंट, बताओ। क्लियर है इतना पॉइंट। चलो अब दोनों में डिफरेंस तो आप जान भी गए होंगे, क्यों डिफरेंस इन दोनों में, और फिर से बता दें, बताओ दोनों लोगों को। सर क्लियर है, क्लियर है ना। यही तो एक डिफरेंस है ना, जिसमें हम ये बोलते हैं कि पार्ट में प्रोबेबिलिटी होती है, यानी संभावना हो सकता है ऐसा है, और सीपीएम में निश्चिंतता होती है कि ये होगा ही। चलो एक बार और दोनों में अंतर डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए कहता है कि इसमें देखो सीपीएम और PERT में सबसे पहले हम बात करेंगे, कहता है कि एन एनालिसिस बोथ सीपीएम एंड PERT provide the use with project management tool to plan, monitor and update their project as it progresses। कहता है सीपीएम और PERT जो होता है दोनों का विश्लेषण प्रयोक्ता को परियोजना संबंधी परियोजना प्रबंधन उपकरणों के साथ योजना, निगरानी और प्रगति के अनुसार उन्हें अद्यतन अपडेट करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जब इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम करता है, ये टूल क्या होता है, टूल टू प्लान, टूल टू प्लान, मॉनिटर और क्या होता है एंड अपडेट द प्रोजेक्ट, मॉनिटर एंड अपडेट द। सर ये दोनों के लिए है, दोनों संबंध बता रहा है। PERT और सीपीएम में जो संबंध होता है, संबंध को बता रहा है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है जो कि टूल टू प्लान, ये टूल की तरीके या उपकरण की तरीके काम करता है। प्लान होता है जहाँ पे प्लानिंग के बारे में बताएगा, मॉनिटर कैसे करना है उसके बारे में बताएगा, और कहेगा कि अपडेट कैसे करना है, अपडेट के बारे में इसमें बताता है। फिर इसमें कहते हैं कि जो आपका PERT होता है, PERT के बारे में इन्होंने बोला है कि PERT क्या होता है आपका, एक होता है संभव, प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है PERT, प्रोबेबिलिटी होती है। जबकि सीपीएम क्या होता है, सीपीएम आपका क्या होता है आपका बताओ,
सीपीएम में डिटरमिनेट्स होता है, ये डिटरमाइंस, ठीक, डिटरमाइंस होता है आपका, या डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक जिसको बोलते हैं संभाव्यता, जहां पर संभावना होती है या संभाव्य होता है, जबकि डिटरमिनेट होता है निश्चयात्मक, निश्चयात्मक होता है यहाँ पर, ये होता है दोनों में संबंध। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहता है कि सीपीएम में गतिविधियों की अवधि का अनुमान ऐतिहासिक डाटा पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीपीएम में जो भी हम अनुमान प्रेडिक्शन करते हैं, कहता है कि इन सीपीएम एस्टीमेट ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशन आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, कहते हैं कि ये क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा होता है, ठीक है। फिर कहता है कि पर्ट में जो अनुमान होता है वह अनिश्चित होता है, हमने यह कहता है कि यह अवधि कितनी है और संभावनाओं के बारे में बात करता है कि गतिविधि की अवधि की सीमा कितनी और आगे जाएगी। यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल होता है, तो हिस्टोरिकल में हम पहले से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये कितना टाइम लेगा, और मतलब इसकी रेंज कितनी होगी, ड्यूरेशन इसका कितना होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, संभावनाएं केवल व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, बताओ। जी सर। ठीक है, हाँ, तो यही इन दोनों में संबंध है, यही दोनों में अंतर है, यही से सब चीजें इसमें आपकी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, बताओ भाई, इतना क्लियर है। कहीं कहीं आपसे एमबीओ भी आपने पढ़ा होगा, एमबीओ क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एमबीओ क्या है, बताओ। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक, क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसको जो है एग्जाम में आता है कि एमबीओ जो है किसने दिया है, बताओ एमबीओ किसने दिया है। सर ये 2020 में पूछा, ये अभी पिछले बार के एग्जाम में पूछा था एमबीओ, ये वही है ना सर। पीटर एफ ड्रकर ने, ये पीटर ड्रकर ने नहीं सर, ये पीटर ड्रकर ने दिया, तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। हाँ, पीटर एफ, अभी पिछले बार भी पूछा था ना मैडम, मैच द फॉलोइंग में पूछा था, ये पता नहीं, ये मुझे याद नहीं है, हम देख के उसमें भेजेंगे। एफ ड्रकर, ड्रकर है कि ड्रकर है, ड्रकर है, पीटर एफ ड्रकर है, इन्होंने जो है एमबीओ को दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1954 ईस्वी में, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि जो है प्रशासन की व्यवस्था में एमबीओ की संकल्पना किसने दिया था, एमबीओ की संकल्पना, तो पीटर एफ ड्रकर ने सन 1954 ईस्वी में दिया था इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, मानवीय व्यवहारों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसमें जो है मानवीय व्यवहारों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए इसके उद्देश्यों को ज्यादा गया। इसको हिंदी में कहते हैं लक्ष्य प्रधान प्रबंधन, क्या बोलते हैं, लक्ष्य हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे लक्ष्य प्रधान प्रबंधन, ठीक है, लक्ष्य प्रधान प्रबंधन होता है ये, ठीक है। तो ये आपकी इतनी चीजें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, क्लियर है। अब इसके बाद आपका सिलेबस में आता है शॉर्ट आता है, क्या आता है, शॉर्ट आएगा आपका, शॉर्ट आएगा, टेररिज्म आएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास आपकी शाम को होती है कि कल होती है, जब कभी भी होगी 1 घंटे पहले आपको हम लोग इन्फॉर्म हम कर देंगे आपको, क्लियर है। सर साइड हो ना, साइड हो जाओ।
ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर जी। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको मैंने बताया कि आपका पॉइंट क्या होता है और सीपीएम क्या होता है और एमबीओ के बारे में बताया कि ये ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जी